हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे ईएसआई से रिलेटेड कि देखिए उसका लास्ट डेट बीत चुका है। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। देखिए फॉर्म तो बहुत सारे जो भी यूडीसी है, एमटीएस है और ईस्टर्न है, उसमें अलग अलग फील्ड में अच्छे खासे फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं। अब आप कोई करेक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आज हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है और प्री के बारे में केवल बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस और उसके बाद जो आपका फाइनल स्टेज है सीबीटी के बारे में भी बात करेंगे, जो कुछ स्पेशल पोस्टों में दी गई हैं। तो देखिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ईएसआई ही कराने वाला है। ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ही कराएगा। लेकिन आपका देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका नाम तो दिया है कि ईएसआईसी कराएगा, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर आईबीपीएस ही इसको कंडक्ट कराएगा। और जानते हैं कि जब भी आईबीपीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है तो एग्ज़ाम वाकई बहुत जल्दी होते हैं, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। तो जो भी मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगी, आपका लगभग पेपर उसी में कंडक्ट हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि पेपर मई जून तक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका मार्च से स्टार्ट हो जाना है, मार्च लास्ट से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और मल्टीपल फेज में तो होता ही है, और इस बार भी वही होगा। तो देखिए इसमें और बाकी आपकी पोस्ट नेम, आप तो सब लोग फॉर्म भरे होंगे, अप्लाई किए होंगे, तो पता है कि यूटीसी का था, एमटीएस का था एंड स्टेनोग्राफर का था। आपका पोस्ट लगभग है 3847 पोस्ट है, लगभग 3847 पोस्ट है। और उसका लोकेशन क्या है, आपका ऑल ओवर इंडिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। इतना तो आप लोग अगर फॉर्म भरे हैं तो सारी चीज़ें ये सब पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम जनरली देख लेते हैं। आपका देखिए एडमिट कार्ड जब भी पेपर होगा आपका 2 हफ्ते पहले आ जाएगा, और 2 हफ्ते नहीं तो आपका लगभग 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जरूर आ जाएगा। 10 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए इसका। और देखिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है उसको कभी भी कंपेयर आप 2019 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम का जो लेवल था बहुत ही ईजी आया था ईएसआई का जो भी था। लेकिन इस बार आईबीपीएस प्रैक्टिकली रूप में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपका सारा गेम स्पीड पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका पैटर्न पूरी तरह से बैंकिंग का होने वाला है। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम डेट आपकी 19 मार्च से 30 अप्रैल के बीच होगी, और ये 100% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम इसी बीच में हो जाए। और अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि पेपर मई में जा सकता है, जून में जा सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए कोरोना का भी कोई कंडीशन नहीं है, और जितने भी राज्यों में अभी तक चुनाव हो रहे हैं लगभग सबका रिजल्ट आ जाएगा मार्च के लास्ट तक। तो आपका अगर 19 मार्च एग्जैक्ट डेट नहीं, अगर जो भी एक्सपेक्टेड डेट है, अगर यहीं पर नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट होता, तब भी आपका मार्च लास्ट से या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसके 100% गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट होगा और कई स्टेजेस में चलेगा तो मई तक जाएगा। ये था आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ये है, आप यहाँ पर जाकर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि अब तो फॉर्म की डेट आपकी ऑब्वियसली बीत चुकी है। अब जिन लोगों का होना था हो गया है। बहुत लोगों ने लास्ट डेट पर फॉर्म को अप्लाई किया, जिसके वजह से वो क्या हुए, इस बार बाहर हो गए। तो कभी भी कोई फॉर्म आता है तो आप उसको प्लीज़ जल्दी भरने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा ट्रैफिक लोड हो जाता है, यानी कि जो भी वेबसाइट होती है जिस भी फॉर्म से रिलेटेड। तो आप फॉर्म नहीं है, अब इसका लास्ट डेट भी ओवर हो चुकी है। और उसके बाद वैकेंसी की बात हमने पीछे किया है कि लगभग वहाँ पर 64 मैंने बोला था, लगभग 65 है, 3865 है। और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट तो देखिए अगर जो भी वेबसाइट पे दिया है कि ईएसआईसी ही कराएगा, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से आपका आईबीपीएस कराने वाला। इतनी सारी तो आप लोगों को बातें पता ही है। और उसके बाद देखिए एग्ज़ाम की स्टेजेस की बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट कुछ में होता है, जैसे स्टेनो वगैरह में रिक्वायर्ड होता है। तो आपका ये एग्ज़ाम के फेजेज हैं। उसके बाद आपका जॉब टाइप है कि मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका, और लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। उसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन सा जोन बहुत अच्छा होता है इस जॉब के लिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर सैलरी की बात करते हैं तो देखिए यूडीसी और स्टेनो की आपका लगभग 25 से स्टार्ट होता है, 81 तक होता है। और उसके बाद एमटीएस का होता है आपका 1800 से लेकर आपका 56,900 तक। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाकर आप सैलरी स्लिप वगैरह भी देख सकते हैं आसानी से। तो ये आपका देखिए सैलरी इतनी अच्छी है, आपका
कुछ पोस्टों में तो इंटर के बाद ही आपकी जॉब लग सकती है, ग्रेजुएशन है। और देखिए एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होगा, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहती है जब भी IBPS कराता है, आपने देखा होगा। क्योंकि उन लोगों का हर चीज़ एकदम क्या होता है, एक्यूरेट और कैलकुलेटिव होता है। तो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर आपके मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो जेन्युइनली आपको तैयारी करनी चाहिए पूरी तरह से। और उसके बाद देखिए आपका जो भी प्री एग्ज़ाम होगा उसको IBPS ही कंडक्ट करवाएगा, इसलिए आपका जो सिलेबस इस बार होने वाला है वो पूरी तरह से बैंकिंग पैटर्न को ही फॉलो करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप बैंकिंग का जितना भी सिलेबस है कम से कम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करेंगे तो आप वैसे ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा गेम ही स्पीड पे डिपेंड करता है, आप सिलेक्शन से बाहर रहेंगे। और प्री निकालना सबसे मैंडेटरी है। आप मेंस के वगैरह तो बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि आपके पास मेंस के लिए टाइम ही नहीं है। अभी आपका मुद्दा प्री है, प्री निकाल लेंगे तो आपके अंदर खुद ही इतना जोश आता है कि इंसान मेंस निकाल लेता है। अब जहाँ 2 घंटा पढ़ना होता है वहाँ 6 घंटा 7 घंटा भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी जो भी फोकस करना है आपको केवल प्री पे करिए, प्री का सिलेबस देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट देखिए आपका देखते हैं कि आपका जो फेज 1 यानी प्री के बारे में ही बात करते हैं। देखिए आपका GA हो गया, GI हो गया, क्वांट हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इससे पहले जो था पेपर वो 1-1 नंबर का था, लेकिन आप क्या है आपका 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका 200 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपकी माइनस मार्किंग 1/4 है, टाइम आपका 2 आवर्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आप जान रहे हैं, सिलेबस वाकई देखे होंगे। और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देखें, क्योंकि फॉर्म भर देना ही काफ़ी नहीं है, आपको पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है अगर आप सीरियस हैं, आपको जॉब लेनी है। क्योंकि इसकी जॉब अगर देखते हैं तो आपका इस साल मतलब 2022 में आपकी जॉब फाइनल हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से टाइम देते हैं तो। और नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि जो भी पेपर का क्वालिफाइंग नेचर, ये वाला जो कन्फ्यूजन दिया हुआ है कि अगर जनरल का 45% और 43% और ST और अदर का 30% दिया है, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके वजह से इसका मार्क्स जो दिया कितना परसेंट तो आप लोगों को लाना ही लाना है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको वैसे भी एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन इतना लाने के बाद भी कोई श्योर नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, क्योंकि हर जोन से लगभग क्या होगा 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी भी वैकेंसी होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, ताकि आप इस जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 10 गुना की, उस जिस भी जोन में आपने भरा है उसके अकॉर्डिंग आप आ सकें, क्योंकि कंपटीशन तो वैसे भी टफ है। बच्चों ने अच्छे खासे फॉर्म भी भरे हैं, अभी फॉर्म के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको 10 गुना आने के लिए इसको आप कभी मत देखिए कि कितना परसेंट हमको लाना है, कि इतना परसेंट आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं जनरल में हूँ 45% मार्क्स ले आऊँगा। अब जैसे 200 का पेपर है, उसमें अगर आप 45 तो मान लीजिए कि 90 मार्क्स प्लस आते हैं आप, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत सोचिए, क्योंकि जनरल की इतनी कम कट ऑफ जाती भी नहीं है और आप शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको बस केवल दिमाग में इतना रखना है कि हमारा जो भी आपका बेसिक्स है पहले उसको क्लियर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करिएगा। इस चीज़ को भूल जाइए कि अगर इतना परसेंट ही तो मार्क्स लाना है तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 10 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा और जोन वाइज जितनी भी सीटें होंगी तो जो टॉप स्टूडेंट होंगे उन्हीं से सेलेक्ट किया जाएगा। यानी जैसे कि आप मान लेते हैं कि 100 सीट है, 100 सीट का 10 गुना हो गया आपका 1000, तो 1000 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो जो भी जोन होगा वहाँ पर से टॉप 1000 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी नीचे वाले जितने भी क्वालिफाई रहेंगे भी इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि जो मार्क्स दिया हुआ है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छे से अच्छे अपनी प्रैक्टिस करना है और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, क्योंकि जो भी 10 गुना का आपका चक्कर है वो टॉप स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, टॉप टू बॉटम। तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान नहीं देना। अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस ही करना है और कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस टाइम। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो भी फेज 1 एग्ज़ाम है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए फेज 1 का एग्ज़ाम यानी प्री का एग्ज़ाम आपका पूरी तरह से स्पीड पर डिपेंड करता है और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है एंड प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको बरकरार रखना है। और देखिए अगर फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो अभी मैं एक्यूरेट या एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी जो भी स्लिप नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता है, किसी में 13 भी दिखा रहा है, 13 लाख लगभग कुछ, और किसी में 12 दिखा रहा है, किसी में 14 दिखा रहा है। तो इसको एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते हैं कि कितने लगभग फॉर्म पड़े गए हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि लगभग 10 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं।
अब 10 लाख प्लस फॉर्म को देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको एक सीट से मतलब है। अपनी सीट पक्का करिए और अपने एग्ज़ाम पर 100% अपने आप को दीजिए। ये सारी बातें हैं। और उसके बाद आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, मैंने एग्ज़ाम डेट बता दिया है लगभग कि आपके पास मान लीजिए 30 डेज़ का टाइम है। उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को तैयार करिए। और हो सकता है आपके पास थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर 30 डेज़ का बनाते हैं तो उसमें लगभग सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। और उसके बाद हो सकता है आपको प्री आराम से क्रैक कर लें, क्योंकि इस बार का लेवल 2019 वाले से कट ऑफ 2019 में ज़्यादा गई थी। आप कट ऑफ के लिए भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कट ऑफ भी वैसे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हर साल पिछले साल क्या आई थी और इस साल क्या हो सकती है। तो देखिए, पिछले साल की कट ऑफ मैं बता देती हूँ कि हाई गई थी, क्योंकि पेपर क्या था, ईजी था। लेकिन इस बार की कट ऑफ जो 2022 की कट ऑफ होगी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट आने वाला है और पूरी तरह से बैंकिंग सिलेबस पे आएगा। तो आप लोगों को इतना मान के चलना है, थोड़ा सा पेपर आप लोग के लिए टफ हो सकता है। और आपको जिन जिन सेक्शन में आपको अभी कन्फ्यूजन है, आप या तो आपका सेक्शन कमज़ोर है, उसी को प्रैक्टिस करिए और पूरी तरह से बैंकिंग सिलेबस को फॉलो अगर आप करते हैं तो आपका आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। प्री में आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं अगर 30 डेज भी आप देते हैं। देखिए, जीए के पीछे ज़्यादा नहीं भागिए, आपका जीए छोड़ दीजिए, लेकिन आपका मैथ और रीजनिंग अपना 100% स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। और उसके बाद आपका इंग्लिश करिए। इंग्लिश आपका तो एकदम प्लस पॉइंट होना ही चाहिए कि आपका इंग्लिश बिल्कुल टिप पर हो, उसमें आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकिए। तो इंग्लिश को 100% अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और डेली रिवीजन में रखिए कि सामने से क्वेश्चन गुजरने के बाद आप तुरंत टिक कर सकते हैं। इंग्लिश को ऐसा रखिए। रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि ट्रिक बना के भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ इसके लिए अवेलेबल है, आप कर भी रहे होंगे। अगर इसका फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जाहिर सी बात इन सब सारी चीज़ों को आप फॉलो भी कर रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा आपको क्वाड पे ध्यान देना है, खासतौर से वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक भी होता है। अगर क्वाड अगर अच्छे से नहीं बनता है तो क्या हो जाता है कि आपके पूरा पेपर क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसी में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जीए के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जनवरी से जब अब तक की जो भी न्यूज़ है उस पर ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जीएस पे उतना फोकस मत करिए। लगभग करंट अफेयर ही पूछता है आपका, कम से कम 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही होता है। तो आपको 25 क्वेश्चन में अगर इतना मिल रहा है तो आप उसी को पढ़िए। और हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर नहीं बैठे, क्योंकि वो बिल्कुल स्टैटिक्स पूछता है। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो जो एसएससी की घटना चक्र की बुक आती है, वन लाइनर आती है, या तो वन लाइनर को आप फॉलो करिए, इस वीडियो वगैरह को फॉलो कर सकते हैं जीए के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी कि आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए इस टाइम, और अपने एग्ज़ाम को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।